नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, कानून व्यवस्था पर भी बोला तीखा हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, हमने कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का बहिष्कार नहीं किया। ऑल पार्टी डेलीगेशन से टीएमसी की दूरी पर दी सफाई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में यूपी का बिजनेसमैन गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने का आरोप। स्पेशल टास्क फोर्स ने मुरादाबाद से किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को किया गिरफ्तार। करोड़ों की बैंक ऋण धोखाधड़ी के लगे आरोप। यूट्यूबर ध्रुव राठी पर दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा आरोप। सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दावा। हालिया वीडियो का दिया हवाला। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने विजय शाह की माफी को खारिज करते हुए मामले पर एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी के साथ साथ मंत्री की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने बीजेपी मंत्री के खिलाफ सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि आपने बिना सोचे जो किया है और आप माफी मांग रहे हैं, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, मामले पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी मंत्री फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए रोक लगा रखी है। दरअसल मामले पर विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। 19 मई को मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए, जहां उन्होंने दलील देते हुए कहा कि विजय शाह माफी मांग रहे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी माफी कहाँ है? ये जिस प्रकृति का मामला है, आप किस तरह की माफी मांगना चाहते हैं? आपका क्या घड़ियाल आंसू बहाना चाहते हैं? इस तरह कोर्ट ने शाह की माफी को खारिज करते हुए जांच के आदेश दिए। था इसमें कोर्ट में आज क्या आदेश है? आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है मध्य प्रदेश स्टेट के लिए कि इमीडिएटली एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। उस एसआईटी में जो 3 आईपीएस लेवल के होंगे, जो डायरेक्ट रिक्रूटी होंगे, उसमें से एक वुमेन आईपीएस होगी और आईजी लेवल का आईपीएस ही उसको हेड करेगा। जानकारी के मुताबिक इस जांच समिति में 3 आईपीएस होंगे, जो मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो बारीकी से नजर रखेंगे, जो बोला है उसका परिणाम भुगतना ही होगा। खास बात यह है कि एसआईटी में 3 आईपीएस में एक महिला अफसर भी शामिल होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल करने को भी कहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया के सामने पाकिस्तान पर भारतीय सेना की सटीक कार्रवाई की जानकारी देने वाली सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर देश भर में खूब बवाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। लंबे वक्त से चर्चा में रहने वाले संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। तो क्या है कोर्ट का इस फैसले के मायने, जानिए इस रिपोर्ट में। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से अब ये साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। मामले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें, संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। ये विवाद काफी वक्त से चला रहा है, जिस पर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी। इसके बाद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगा रखी है। बताते चले, इस मामले में अब तक करीब 15 सुनवाई हुई। इसके बाद 13 मई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सोमवार 19 मई को कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है,
जो मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं 12 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी द्वारा रमजान के महीने में रंगाई पुताई कराने वाली अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने का आदेश भी दिया था। अब देखना होगा कि इस पर आगे मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई है, जो सीट शेयरिंग के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद चिराग पासवान का मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तो दोनों नेताओं के बीच क्यों हुई अहम मुलाकात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी माहौल में उस वक्त तपिश बढ़ गई जब अचानक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार की सुबह सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंच गए, जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब मुलाकात से एक दिन पहले ही पटना की सड़कों पर चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाकर चिराग पासवान को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया था। वहीं मुलाकात के बाद बड़ा बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा, कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। यानी चिराग पासवान ने ये तो साफ कर दिया कि वो सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। लेकिन अचानक दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात ने चुनाव से पहले सियासी पारा हाई कर दिया है। सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर चर्चा हुई। दरअसल जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों का तालमेल एक बड़ा मुद्दा है। चिराग पासवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी को उनकी इच्छा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जैसा कि उन्होंने हालिया उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर दावा किया है। तो ये बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को अलग तरीके से देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश और चिराग का रिश्ता कभी सहयोगी तो कभी विरोधी रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश की जेडीयू के खिलाफ अलग राह पर चुना था, जिससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने गठबंधन में एकजुटता दिखाई और चिराग पासवान की पार्टी ने हाजीपुर सहित 5 सीटों पर जीत हासिल की। नीतीश ने भी चिराग के लिए हाजीपुर में प्रचार किया, जो उनकी जीत में निर्णायक साबित हुआ। इस मुलाकात को इस नई दोस्ती को और मजबूत करने के साथ साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली और अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने राज्य की सभी सीटों और विधायकों को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे कई विधायकों का पत्ता भी कटने वाला है। तो 2027 के लिए क्या है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अभी से तैयारी में जुट गई है। इस बीच खबर है कि बीजेपी विधायकों का ऑडिट किया जाएगा, जिसके आधार पर टिकट तय होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा के मौजूदा विधायकों की दावेदारी पर संकट आ सकता है, क्योंकि टिकट बांटने से पहले अब सभी विधायकों को जनता की कसौटी पर कसा जाएगा। विधायकों की लोगों के बीच छवि परखने का काम शुरू भी कर दिया गया। दरअसल सरकार और भाजपा चुनावी मोड में जाने से पहले अपने विधायकों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाना चाहती है, इसलिए उनके कामकाज का ऑडिट कराया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन विधायक जनता के बीच कितना सॉलिड है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने अभी से प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने विधायकों और दिग्गज नेताओं के कामकाज का ब्यौरा तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधायकों के ऑडिट की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है और गोपनीय तरीके से इस पर काम भी शुरू हो गया है। इसी जानकारी में सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण का ध्यान रखने को भी कहा गया है। विधायकों का आकलन 3 हिस्सों A, B और C में बांटा जाएगा। इसमें सबसे कम अंक पाने वाले को C श्रेणी और सबसे ज्यादा अंक पाने वाले को A श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा टिकट देने से पहले पार्टी विरोध दलों को उम्मीदवार और इलाके की जातीय समीकरण का भी आकलन करेगी। यानी कुल मिलाकर बीजेपी 2027 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई, जिस पर काम भी शुरू कर दिया गया। अब देखना होगा कि ये काम बीजेपी का प्लान 2027 में कितना कारगर साबित हो पाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को हमले से पहले सूचित करने वाले बयान पर विवाद और बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जयशंकर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश मंत्री पर हमला बोलते हुए बड़े सवाल खड़े कर दिए। विदेश मंत्री की पाकिस्तान को हमले की जानकारी देने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है।
इसलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री का वीडियो शेयर कर इस मुद्दे पर दोबारा प्रतिक्रिया दी। ये वो वीडियो है जिसमें विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित किया गया था कि भारत केवल आतंकवादी ढांचे को निशाना बना रहा है, न कि पाकिस्तान को। बता दें, हाल ही में विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस से लेकर आप और तमाम विपक्षी पार्टियों ने विदेश मंत्री के दावे को देश के साथ गद्दारी करार दिया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा, ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, ये बहुत गंभीर बात है। सिंदूर का सौदा होता रहा है, ये पीएम मोदी इस पर चुप रहे हैं। न अमेरिका पर मुंह खुलता है और न चीन पर। क्या रहस्य आपका है उनके पास? पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को क्यों बताया, इसको कूटनीति कहते हैं, ये मुखबरी है या गद्दारी या अपराध है। ऐसे में देखना होगा कि अब कांग्रेस के तमाम सवालों पर, राहुल गांधी के एक बार फिर लगाए आरोप पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है। देश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अपने हालिया महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन न होने पर चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच परस्पर सम्मान पर भी काफी जोर दिया है और उसका महत्व भी समझा दिया है। तो महाराष्ट्र दौरे पर क्यों नाराज हुए मुख्य न्यायाधीश, पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जस्टिस BR गवई रविवार को पहली बार मुंबई पहुंचे, जहां उन्हें रिसीव करने चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे। इस पर CJI ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। दरअसल चीफ जस्टिस BR गवई महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मंच से ही उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर गहरी चिंता जताई और कहा, मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूँ कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। इसी के साथ CJI ने कहा, अगर भारत में चीफ जस्टिस पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। ऐसा न करना सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा होने लगती। ये छोटी मोटी बातें लग सकती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। आपको बता दें, मुंबई में महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने CJI का सम्मान समारोह रखा था, जहां उन्हें रिसीव करने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद रहना था, जो कि नहीं हो सका। हालांकि CJI की टिप्पणी के कुछ घंटे बाद दूसरे कार्यक्रम में तीनों अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। बताते चले, अनुच्छेद 142 के बारे में CJI ने बात की। वो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण न्याय देने के लिए जरूरी आदेश जारी करने का अधिकार देता है। इसके तहत न्यायालयों को व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का भी अधिकार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।